इस दुनिया में सही और गलत का फैसला हम कैसे लेते हैं? क्या हमारे आसपास की चीजें, लोग, हालात हमारे सही और गलत को निर्धारित करते हैं? ये कहानी ऐसे ही सच और झूठ के भंवर में फंसे दो भाइयों की है, जिसमें अंत तक हमें पता ही नहीं चल पाता कि क्या सच है और क्या झूठ। पूरी कहानी सुने और लाइक, शेयर, कमेंट भी पक्के से करें। ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल हिट और हमें फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2006 की जापान की एक ऐसी मर्डर इन्वेस्टिगेशन मिस्ट्री मूवी स्वे, डायरेक्टर मिवी निशिकावा, IMDb 7.1। तो चलिए सुनते हैं। ताकेरू हायाकावा टोक्यो में एक कामयाब फैशन फोटोग्राफर है और अब वो बड़ा दफ्तर लेने की सोच रहा है। लगभग 2 साल के ऊपर हो गए हैं वो घर नहीं गया। इसी से मालूम होता है कि घर वालों से उसके संबंध कुछ ठीक नहीं, मगर इस दफा उसे घर से फोन आया, माँ की बरसी में बुलाया गया है। तो वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर के लिए निकल पड़ा। कुछ घंटों के सफर के बाद घर आने से पहले वो गाड़ी में तेल भरवाने रुका। ये पेट्रोल पंप उसी के परिवार का है, जहाँ उसकी नजर चीको पर पड़ी। दोनों के हाव भाव से ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मगर कोई बात शुरू होने से पहले ही ताकेरू वहाँ से मुंह छुपाकर निकल गया। उसे अपनी ही माँ की बरसी पर पहुँचने में देरी हो गई। सारे मेहमान आ चुके हैं। माँ के जाने के बाद ताकेरू का बड़ा भाई मिनोरू और पिता यही बस पीछे रह गए। ताकेरू के आते ही माहौल में हलचल हो गई, क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह टाई और काले कोट में नहीं है। रेड जैकेट और जीन्स पहनी है उसने। पिता का मुंह उसे देखते ही बन गया। बड़े भाई मिनोरू ने परिस्थिति संभाली। खाना खाते वक्त इतनी देर से मन में गुस्सा दबाए पिता से अब रहा ना गया और वो बोल पड़े, लोगों की तस्वीरें लेना भी कोई काम होता है भला? लोग कितनी तस्वीरें लेंगे? एक समय के बाद कैसे चलेगा गुजारा? ये सब शौक के चोचले हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। दरअसल ताकेरू के पिता का इस छोटे से शहर में काफी पैठ है। उनकी अपनी दुकानें और पेट्रोल पंप है। उनका मानना है कि बाहर जाकर काम करने की क्या जरूरत है, जो है उसे कौन संभालेगा। मगर नई सोच और नया खून वाला ताकेरू की सोच अपने बाप से बिल्कुल विपरीत है, और ना ही वो चुप बैठने वालों में से है। उसने भी सीधे मुंह जवाब दे ही दिया, ना मैं आपसे कभी पैसे मांगता हूँ, ना ही मेरे काम ने आपको कभी तकलीफ दी है। आपको इसी बात की तकलीफ है ना कि मैं आपका बिजनेस नहीं संभालता, आपके लिए मुफ्त में काम नहीं करता। इन बाप बेटों में कभी नहीं पड़ती। इससे पहले कि उनमें हाथापाई होती, मिनोरू ने बीच में आकर दोनों को शांत किया। बरसी की सभा खत्म होने के बाद मिनोरू ने ताकेरू को माँ के पुराने वीडियो रिकॉर्डर दिखाए, जिसमें उसके बचपन की कई सारी वीडियो टेप्स भी है। हो ना हो ताकेरू का झुकाव फोटोग्राफी में उसकी माँ की वजह से ही रहा होगा। बातों बातों में मिनोरू ने चीकू का जिक्र किया, वही लड़की जो ताकेरू को उनके पेट्रोल पंप पे मिली थी। मिनोरू बोला, याद है ना तुम्हारे स्कूल की दोस्त, वो अब हमारे लिए काम करती है, काफी मेहनती है। दरअसल चीकू और ताकेरू एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद ताकेरू ने उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा। ताकेरू ने कहा, तो चीकू तुम्हें अच्छी लगती है? मिनोरू थोड़ा हिचकिचाया और बात बदलते हुए बोला, अच्छा कल घूमने चले हासिमू लेक, बचपन में जहाँ जाया करते थे हम पूरे परिवार के साथ, याद है तुम्हें? और कल तो चीकू की भी छुट्टी है। ताकेरू का प्लान था कि वो बरसी के तुरंत बाद ही चला जाएगा, मगर मिनोरू ने उसे साथ चलने के लिए मना लिया। उसी दिन ताकेरू मिनोरू के साथ पेट्रोल पंप गया। चीकू को मिनोरू के साथ काम करते हुए देख ताकेरू को जलन होने लगी। वो कुछ देर इंतजार करता रहा, फिर चीकू के शिफ्ट खत्म होने पर उसे घर तक छोड़ने का प्रस्ताव दिया। बोला, मैं भी उस ओर जा रहा हूँ। मिनोरू ने कोई आपत्ति नहीं दिखाई। हकबकाई चीकू कुछ कह न सकी। भाई मिनोरू ने ताकेरू की जेब में हाथ खर्चे के लिए कुछ रुपए डाल दिए। इतने साल बाद जो आया है, इसीलिए मिनोरू ने बड़े भाई का फर्ज अदा करना जरूरी समझा। गाड़ी में बैठे नई बातें होते हुए पुरानी यादें भी ताजा होने लगी। ताकेरू ने पूछ ही लिया, क्या तुम्हारे और मिनोरू के बीच कुछ चल रहा है? ना कहने पे वो बोला, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? और इस तरह पुराना जमाना लौट आया, जब वो दोनों प्यार में थे। उन्होंने साथ रात बिताई। चीकू को लगने ही लगा था कि ताकेरू उसके पास वापस आ गया है। वो उससे हासिमू लेक जाने की बात कहती है। मिनोरू वहाँ जाने के लिए बहुत बेताब है। उसके मुंह से मिनोरू की बात सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा, और इतने में वो वहाँ से उठ कपड़े पहनकर चल दिया। चीकू कुछ समझ नहीं पाई। आधी रात को जब ताकेरू घर पहुंचा, मिनोरू सबके धुले हुए कपड़े तय कर रहा है। उसे अभी तक जागा हुआ देखकर ताकेरू थोड़ा हकपका गया और बोला, वो मैं वापस टोक्यो जाने के लिए निकल चुका था, पर रास्ते में रुकने के लिए कोई अच्छी होटल नहीं मिली, इसीलिए लौटना पड़ा।
मिनरू उसे देखकर सिर्फ मुस्कुराया और बोला, पीने के बाद चीकू होश में नहीं रहती, फिर तो सब कुछ आसान हो जाता है किसी के लिए भी। ताकेरू को चीकू के बारे में ये जानकर बड़ा अचंभा हुआ। तो वो बदल गई है, इसीलिए इतनी आसानी से मेरे साथ भी। अब अगले दिन तीनों हासिमू लेक की तरफ निकल पड़े। तीनों को एक दूसरे के बारे में कुछ न कुछ गलतफहमी है, मगर उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है। कभी ताकेरू मिनरू को चीकू के साथ देखता है और चीकू मिनरू की बातों पे मुस्कुरा तो रही है, लेकिन उसका ध्यान ताकेरू पर है। आज मिनरू भी जरूरत से ज्यादा हंस रहा है, जैसे किसी जज्बात को अपनी हंसी में छुपा रहा हो। एक अजीब सी तनाव भरा माहौल है, पर फिर भी लोग एक दूसरे को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि सब ठीक हो। नदी किनारे पहुंचने के बाद चीकू ने ताकेरू को अकेला पाकर कहा, मुझे लगता है उस वक्त तुम्हारे साथ टोक्यो जाने के लिए मना करके बड़ी भूल कर दी मैंने। तब मैं डर गई थी, पर अब लगता है यहाँ कुछ नहीं कर सकती मैं। ताकेरू ने बात घुमाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे पता है तुम्हें, टोक्यो की जिंदगी बहुत मसरूफियत से भरी है। यहाँ आकर तुमसे मिल पाया, मुझे अच्छा लगा। वो चीकू की बातों को अनसुना कर रहा है और फिर तस्वीरें खींचने के बहाने वहाँ से दूसरी ओर चला गया। चीकू उसे ऊपर के एक पतले से पुल को पार करते हुए देख रही है। तभी पीछे से मिनरू आ गया। वो जो भी कह रहा है, चीकू का उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं। वो एक तरह से उससे चिढ़ने लगी। उसे लगता है कि मिनरू की वजह से ही उसे साथ नहीं ले जाना चाहता। ये मिनरू ही हमारे बीच खड़ा है। इतने में मिनरू बोला, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए कभी वहाँ ऊपर नहीं गया। ये सुनते ही उससे पीछा छुड़ाने के लिए चीकू बोली, पर मैं वहाँ जा रही हूँ, और पुल की तरफ बढ़ गई। ऊपर पहुंचकर वो ताकेरू को आवाज देने लगी, जो कि नदी के दूसरी तरफ तस्वीरें ले रहा है। उसने उसे देखकर भी मुंह फेर लिया। इतने में पीछे से मिनरू ने चीकू के दाएं हाथ की कमीज पकड़ ली। उसे इतनी ऊंचाई से डर लग रहा है, फिर भी वो चीकू के पीछे यहाँ तक चला आया और कहता है, थोड़ा धीरे चलो, रस्सी को कसकर पकड़ना। अब चीकू को लगा जरूर मिनरू को उसके पीछे खड़ा देख ताकेरू ने मुंह फेरा होगा। इस दफा झुंझलाहट में उसने मिनरू पर चिल्ला दिया, मत छुओ मुझे, दूर हटो। उसकी आंखों में इतनी घृणा नफरत देखकर मिनरू सदमे में आ गया। तभी ताकेरू ने जब वापस पीछे मुड़कर देखा तो चीकू वहाँ नहीं है। वहाँ सिर्फ मिनरू घुटनों के बल बैठा है। वो कांपते हुए बस रो रहा है और नीचे नदी की तरफ देखते हुए कुछ तो ढूंढ रहा है। ताकेरू को कुछ समझ नहीं आया। वो जब मिनरू के पास पहुंचा, उसका शरीर डर से अकड़ चुका है, हाथ बर्फ की तरह ठंडे पड़े हैं। और फिर उसने इशारा किया कि चीकू नदी में गिर गई है। ताकेरू ने मिनरू को संभाला और तुरंत पुलिस को फोन लगाया। पुलिस के आने पे ताकेरू से पूछताछ हुई। उसने कहा, मैं जंगल के अंदर कहीं तस्वीरें ले रहा था, मालूम नहीं कि यहाँ आखिर क्या हुआ, बस मिनरू को पुल पर अकेला पाया। आधी रात को पुलिस का फोन आया। चीकू की लाश नदी से बरामद की जा चुकी है। पोस्टमार्टम करने के बाद उसके परिवार को दी जाएगी। थोड़ी देर बाद चीकू के परिवार वाले भी अस्पताल पहुंचे, जहां मिनरू ने घुटने टेक कर उनसे जो हुआ उसकी माफी मांगी। पोस्टमार्टम में भी ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया। चीकू का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। ताकेरू उसके कुछ दिन बाद वापस टोक्यो लौट आया। सब कुछ पहले जैसा हो गया था कि एक दिन पुलिस ने मिनरू के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला, क्योंकि उसने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। इस बात से खबर की जगत में सनसनी मच गई। बात न्यूज चैनल्स और अखबारों में आ गई। ये देख ताकेरू तुरंत वापस घर के लिए निकला और सबसे पहले अपने एक वकील चाचा के पास गया। उसे पूरा विश्वास है कि उसका भाई ऐसा नहीं कर सकता, और वो भी चीकू के साथ। चाचा बोले, मगर उसने ये खुद कबूल किया है और इस कबूलनामे की जापानी कानून में बहुत महत्व है। अब सिक्के के हर पहलू पर हर तरह से गौर किया जाएगा, लेकिन ताकेरू को अपने भाई पे इतना ही अंधा विश्वास है। उसका मानना है कि उस पे दबाव बनाया गया है जुर्म कबूल करने के लिए, और चूंकि वो चीकू की मौत के लिए कहीं न कहीं खुद को दोषी मानता है, उसने जुर्म कबूल भी कर लिया होगा। ताकेरू उसे कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसके लिए वो चाचा को घूस देने से भी पीछे नहीं हटा। चाचा ने अपनी तरफ से छानबीन शुरू कर दी। वो ताकेरू की खींची हुई तस्वीरों के मुताबिक अंदाजा लगाता है कि उस दिन ताकेरू कहाँ खड़ा था, और पता है वो जहाँ खड़ा था वहाँ से वो पुल दिखाई भी देता है और चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई भी देती है। लेकिन जब ताकेरू से इस बात का जिक्र किया तो वो बोला, ना उसने कुछ ऐसा देखा ना ही सुना। मगर फोन रखने के बाद वो काफी देर तक अकेले में बैठा रहा, क्योंकि वो जो भी देख सुन और समझ रहा है वो पक्षपात है, वो एक तरफा है।
उसे लगता है कि मिनरू कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। उसके बाद चाचा मिनरू के पास जाकर उससे होने वाली अगली पेशी में अपने बचाव में कुछ बात दोहराने को कहते हैं। अदालत में एक दिन पेशी से पहले ताकेरू भाई से मिलने जेल आया, लेकिन इस बार मिनरू बिल्कुल बदला बदला सा है। या कहीं ऐसा तो नहीं वो जो उसके अंदर पहले से था अब बाहर झांक रहा है। उसे मिला ही क्या अच्छा बने रहकर। उसे लगता है ताकेरू ने जो जी में आया सब किया, फिर भी वो उससे बेहतर जिंदगी जी रहा है, खुश है। मगर मिनरू पूरी जिंदगी इस छोटी सी जगह में फंसा रहा। घर संभाला, पिता का व्यापार संभाला, लेकिन फिर भी उसकी कोई हैसियत नहीं। मेरे इतने करने के बावजूद सबको सिर्फ तुम नजर आते हो, यहाँ तक कि चीकू को भी। मिनरू का अपने भाई के प्रति इतनी घृणा देखकर ताकेरू को कुछ समझ नहीं आ रहा कि जिस इंसान को वो इतना मानता है, उसे लगता था कि मिनरू की जिंदगी परफेक्ट है। वो एक परफेक्ट बेटा है, परफेक्ट दोस्त है, एक परफेक्ट इंसान है। आज उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो सदमे में आ गया। या कहीं ये तो नहीं कि केस के मानसिक दबाव की वजह से वो ये सब कह गया हो। अगले दिन पेशी में मुकदमा शुरू हुआ। 3 अक्टूबर 2005 के दोपहर 2 बजे हिकावा के हासिमू नदी के ऊपर बने पुल पर मिनरू ने जब चीकू को सहारा देने के लिए उसका दाया कंधा थामा, उसने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में मिनरू ने उसे पुल पर से धक्का दे दिया। मिनरू की वजह से पुल से गिरकर डूबने से उसकी जान चली गई। ये एक मर्डर केस बनता है। ये पूरा कबूलनामा खुद मिनरू ने ही लिखा है। जब मिनरू से पूछा गया, वो एक नई कहानी बताता है, जो कहानी वो नहीं थी जो वकील चाचा ने उसे कहने को कहा था। वो बोला, उस दिन पुल बड़ी जोरों से हिल रहा था। मैंने चीकू को संभालने की नियत से उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर उसने जोर से मेरा हाथ झटक दिया, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि मैंने चीकू से कभी ऐसे बर्ताव की अपेक्षा नहीं की थी। लेकिन फिर दूसरे ही पल मैंने खुद पे काबू कर लिया और मदद के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, पर वो तब भी डरी हुई थी और पीछे की ओर खिसकने लगी। इससे पहले कि मैं उस तक पहुंचता, वो नीचे गिर गई। जज साहब, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, मगर हाँ, मैं उसकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। काश मैंने उसके कंधे पे हाथ न रखा होता, काश मैं उस जगह पर ही ना होता। जब उसकी मौत को हादसा का करार दिया गया और किसी ने भी मुझे दोष नहीं दिया, मुझे अंदर से एक घुटन होने लगी, सांस लेना मुश्किल हो गया था। और फिर जब मैंने ये कबूल किया कि मैंने ही उसे मारा है, मुझे लगा जैसे मेरी जान में जान आई। मैंने सिर्फ अपने सीने से इस अपराध बोध को हटाने के लिए ऐसा कहा था, मगर मैंने सच में उसे नहीं मारा है। वकील चाचा और ताकेरू मिनरू के इस नए बयान पर हैरान है। मुकदमा की अगली तारीख के साथ आज के लिए ये केस रद्द कर दी गई। चीकू की माँ भी वहाँ मौजूद है। बाहर निकलकर वो ताकू से मिलने आई, चीकू के पेट्रोल पंप की वर्दी वापस करने, क्योंकि अब वो इन कपड़ों का क्या करेगी। ताकेरू ने अपना दुख जताया और पूछा, आप ठीक तो है? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो? चीकू की माँ बोली, ठीक हो या नहीं ये सोचने का समय किसके पास है। छोटी बेटी की परीक्षा चल रही है और फैक्ट्री में कर्मचारियों की छटाई हो रही है। कम लोगों से ही ओवरटाइम कराया जा रहा है। हमें तो सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन सच बताना, चीकू ने ऐसा क्या कर दिया कि उसको जान देना पड़ा? ताकेरू वही खामोश खड़ा रहा। क्या कहता? आज के केस के बाद चाचा ने ताकेरू से एक बार इस बात का जिक्र किया, क्या तुम्हें मालूम है मिनरू के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि उसके केस में खूब खामियां है। जितना सीधा लग रहा है उतना है नहीं। मिनरू की बातें आपस में ही एक दूसरे को काट रही है। अब यहाँ अदालत में एक एक दिन मुकदमे का गुजरने लगा। मिनरू का वकील उसके पक्ष में सबूत देता तो सरकारी वकील उसके विपरीत। उसका कहना है कि चीकू को गुस्से से एक बार धक्का देने के बाद तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारी मदद के लिए बढ़ाया हुआ हाथ थामती? ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा बढ़ाया हुआ हाथ देखकर वो और डर गई हो और इसीलिए पुल के एक किनारे की तरफ खिसकती चली गई और अंत में ऊपर से सीधे नदी में गिर गई। वकील चाचा ने बीच बचाव तो किया, मगर वही पीछे बैठा ध्यान से पूरा केस सुन रहा ताकेरू को ठीक किसी तस्वीर की तरह एक एक छवि आंखों के सामने उभरने लगी। वो दृश्य दिखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन उसके मायने कुछ और भी हो सकते हैं। फिर एक दिन जब ताकेरू के पिता ने कहा, हमें चीकू की कब्र पर फूल चढ़ाने जाना चाहिए, ताकेरू बोला, हाँ, और उसकी मनपसंद कोई चीज भी रखाएंगे। सुना है वो पीने की शौकीन थी। पापा ने हैरानी से देखते हुए कहा, चीकू तो शराब को हाथ तक नहीं लगाती थी, वो तो इन सब चीजों से कोसों दूर थी। ताकेरू को बड़ा झटका लगा। फिर क्यों उस दिन देर से घर लौटने पर मिनरू ने कहा था
कि चीकू शराब के नशे में किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती है। वो क्या था? अब कुछ दिनों बाद एक और पेशी हुई और तर्क वितर्क से ये बात खुलकर आई कि मिनरू दरअसल चीकू को पसंद करता था, हालांकि कभी कह नहीं पाया। ये वजह भी हो सकती है कि जब चीकू ने पुल पर उसे दुत्कार दिया वो अपना आपा खो बैठा हो। मगर इस बार ये भी सामने आया कि मृतक चीकू के पोस्टमार्टम से पता चला है कि उसने मरने से एक रात पहले किसी से संभोग किया था, जो कि मिनरू के साथ नहीं है। इससे मिनरू के केस को एक बड़ा सहारा मिला, चीकू के किसी और से ताल्लुकात। वही बैठा टाकेरू की नजर अब अपने भाई के लिए बदलने लगी है। उसे सब समझ आ रहा है कि उस दिन असलियत में पुल पर क्या हुआ था। उन दोनों की बहस हो रही थी। वो बहस अब उसे समझ में आया कि वो उसकी वजह से हुई थी, जिसके बाद वो हादसा हो गया। अब ताकेरू को यकीन होता जा रहा है कि मिनरू के पास क्या कारण हो सकते थे चीकू को मारने के। अब शाम को जीत से पहले ही जीत का जश्न मनाया जाने लगा मिनरू के घर में। अदालत के पास वैसे ही मिनरू के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है नहीं और चीकू के आखिरी बार किसी के साथ रात गुजारने के वाक्य ने केस पर आखिरी कील ठोकने का काम कर दिया। बस अब एक आखिरी दाव चलना बाकी है और फिर घर का बच्चा कुछ ही दिनों में घर पर होगा। वकील ने ताकेरू से कहा, अगली पेशी में तुम्हें मिनरू के लिए उसके किरदार वगैरह को लेकर कुछ अच्छे शब्द बोलने हैं, साथ ही ये भी कि किस तरह चीकू की मदद तुम लोगों ने उसे काम देकर की, समय समय पर आर्थिक मदद पहुंचाकर। पर ताकेरू खामोश बैठा है। अगले दिन वो मिनरू से कुछ बातें साफ करने गया। उसने पूछा, तुम आखिर में भला चीकू के पीछे पुल पर गए ही क्यों थे? 1 मिनट के लिए मिनरू चुप हो गया, फिर खुद को मासूम दिखाते हुए बोला, क्योंकि चीकू तुम्हारे पीछे पुल पर जाना चाहती थी और तुम्हें तो मालूम है ना कि वो पुल कितना खतरनाक है, इसलिए मुझे उसकी हिफाजत के लिए उसके पीछे जाना पड़ा। ताकेरू देर तक अपने भाई की तरफ देखता रहा। फिर मिनरू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे पागल हो रही थी, यहाँ सब कुछ छोड़कर कह रही थी कि तुम्हारे साथ टोक्यो जाना चाहती है। मैंने उसे समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, तो एक तरह से मैंने तुम्हें उससे बचाया है ना? ताकेरू को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। फिर मिनरू ने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम ये सब मेरे लिए इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम एक खूनी के भाई नहीं कहलवाना चाहते। ताकेरू बोला, ऐसा नहीं है, मुझे सच में लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन मिनरू ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया और फिर ताकेरू ने गुस्से में आकर कुर्सी उठाकर शीशे पे दे मारा। अब सुनवाई का दिन आया। ताकेरू को कटघरे पर बुलाया गया। उसने कहना शुरू किया, मिनरू मेरा बड़ा भाई है, वो बहुत अच्छा है, सच्चा है और ईमानदार इंसान है। मैं उसके जैसा कभी नहीं बन सका। सिर्फ वो ही एक इंसान था मेरी जिंदगी में जिस पे मैं भरोसा कर सकता था। लेकिन अब सब बदल चुका है। मैं अब तक चुप रहा क्योंकि मैं अपने भाई को बचाना चाहता था, उसके किए पर पर्दा डालना चाहता था। मुझे पता है इसके बाद हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, पर आज मैं सच कहूंगा क्योंकि मुझे मेरा पहला वाला भाई वापस चाहिए। ये कोई और है। उस दिन मैंने देखा था कि चीकू और मिनरू में बहस हो रही थी और फिर उसने चीकू को नीचे नदी में धक्का दे दिया। मिनरू के खिलाफ ताकेरू की गवाही देने से मिनरू को जेल हो गई। उनके पिता 2 बेटों के होते पूरी उम्र अकड़ कर धौस जमाकर चलने वाले आदमी आज एक दिमागी मरीज बन गया। 7 साल गुजर चुके हैं इस हादसे को। ताकेरू को पुरानी खींची तस्वीरों के कुछ रील्स मिले जिसे वो भूल चुका था। कुछ दिनों बाद उनके बाबा के पेट्रोल पंप में काम करने वाला एक पुराना कर्मचारी शेशी उससे मिलने आया और खबर दी कि मिनरू कल रिहा होने वाला है। मगर पिछले 6 महीनों से वो किसी से नहीं मिला, ना ही अपने पिता से, जो उम्र की वजह से सब भूल चुके हैं। मुझे लगता है आपको एक बार मिनरू के पास जाना चाहिए। ताकेरू ने मना कर दिया, जिस पे शेशी बोला, तो फिर उस दिन आपने अदालत में क्यों कहा था कि आप अपने भाई को वापस पाना चाहते हो, इसीलिए उनके खिलाफ गवाही दे रहे हो? क्या मिला आपको ये सब करके? ताकेरू गुस्से में बोल पड़ा, तुम मुझसे ज्यादा सच तो नहीं जानते थे ना? घर आकर जब उसने उस भूले बिसरे वीडियो टेप्स को चलाया, उसमें हासिमो नदी में बिताए परिवार के साथ वो पल कैद है जब माँ, बाबा, ताकेरू और मिनरू किसी और ही दुनिया में जीते थे। वहाँ उसने मिनरू को देखा, वही सीधा साधा भोला भाला मिनरू जो तब भी पुल पार करने से डरता था। ये सब देखकर उसकी आंखें नम हो गई और उसे याद आया उसने उस दिन के पुल हादसे में ठीक ही देखा था। मिनरू ने चीकू को धक्का नहीं दिया था, वो तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। इस केस में इतने उतार चढ़ाव आए, खुद मिनरू में इतनी तब्दीलियां दिखी
कि ताकेरू बहक गया। उसने उस दृश्य के मायने को अपने अंदर के बदलते जज्बात के मुताबिक बदल दिया। क्या ऐसा ही होता है इंसानों के साथ? जब कोई अच्छा लगे तो उसकी अच्छाई दिखाई देती है, और जब वही इंसान बुरा लगे तो उसकी अच्छाई में भी हम बुराई ढूंढ लेते हैं। मिनरो ने कभी झूठ नहीं कहा था, वो निर्दोष था। चीकू के बारे में भी कई बातें सच थी, मगर उसका वक्त, हालात सब मिलाकर वो अपने आपे में नहीं था। ताकेरू जोर जोर से रोने लगा। ये उससे क्या हो गया, और तुरंत घर के लिए निकला। पेट्रोल पंप से शेशी को साथ लिया और जेल पहुंचा। तब तक मिनरो वहां से रिहा हो चुका था, मगर किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया। वो दोनों सड़कों पर इधर उधर मिनरो को ढूंढने लगे, और वो एक बस का इंतजार करते हुए खड़ा मिला। ताकेरू ने जोर से उसका नाम पुकारा, और वो उसकी तरफ देखकर बस हंसा। शायद वो ये कहना चाहता है कि उसे मालूम है कि ताकेरू ने उसके साथ क्या किया है। इसी के साथ मैं ये कहानी यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए, और चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू एंड टेक केयर।